वेलकम डियर एजुकेशन ऑनलाइन साइंस एकेडमी स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 1। अब हम इसमें एटॉमिक मास की बात करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक मास कैसे डिसाइड हुआ, जनरल विच इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, बेसिकली है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव मास क्या है उसके पहले हम बात करेंगे। तो सपोज मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए बैलेंस ले लूंगा, अथवा तो जो भी व्यापारी के यहाँ जा रहा है वो बैलेंस लेगा। बैलेंस में एक साइड पे वे क्या करेगा, वेट ऑफ 1 kg, और दूसरे बैलेंस में वो शुगर डालेगा। तो ये दोनों का मास कंपेरेटिवली मास हो गया 1 kg, और उसके सामने मुझे क्या मिल जाएगा, अगेंस्ट इक्वल मास ऑफ शुगर। दोनों के मास मुझे इक्वल मिल जाएंगे। अब कोई बोलेगा कि भाई चलो 1 kg की जगह मैंने कोई एक स्टोन ले लिया, पीस ले लिया, स्टोन पीस। अब इससे उसने वेट करके दे दिया, कभी कभी ऐसा कर लेते, ऐसे ही खाली स्टोन है और इसके सामने उसने शुगर का वेट कर दिया। तो क्वेश्चन है कि भाई ये मास कितना होगा। आपने ने बोला कि भाई 1 kg है, पर ये आप नहीं मान रहे 1 kg, तो फिर उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट 1 kg मास को क्वांटिटी 1 kg के साथ उसे कंपेयर करनी पड़ेगी। मतलब ये 1 kg क्या है, तो बेसिकली 1 kg एक प्लेटिनम इरिडियम उसका बनी हुई अलॉयज है, उसका सिलेंडर बना हुआ है, और ये सिलेंडर जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेइंग इसमें रखा हुआ है, उसको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है एज अ 1 kg। मतलब दिस इज स्टैंडर्ड वेट ऑफ 1 kg। ये 1 kg हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्टेड। तो ये स्टैंडर्ड है। अब पूरी दुनिया इसकी कॉपी यूज कर रही है, पूरी दुनिया इसकी कॉपी यूज करे, प्रतिकृति यूज कर रही है। मतलब ये क्या हुआ कि भाई एक वेट 1 kg, उसके सामने मुझे दूसरे सब्सटेंस का वेट करना पड़ेगा, तब जाके वेट मिलेगा। तो एब्सोल्यूट मास पॉसिबल नहीं, एब्सोल्यूट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट mass of any substance is not possible। एब्सोल्यूट मास नहीं मिलेगा। अब मुझे वही शुगर का खाली 1 मिलीग्राम वेट चाहिए, 1 मिलीग्राम ऑफ शुगर, 1 मिलीग्राम वेट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो 1 kg है उसका मुझे इक्वल 1000 पार्ट करने पड़ेंगे, और ये इक्वल 1000 पार्ट में से मैं एक पार्ट को यूज कर लूं, तब जाके वो मुझे 1 ग्राम मिल जाएगा। अब 1 ग्राम के फिर मुझे इक्वल 1000 पार्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 1 मिलीग्राम मिलेगा। मतलब जैसी चीज छोटी हो जाती है, पैरामीटर वैसे ही हमें छोटे यूज करने पड़ते हैं। अगर 1 मिलीग्राम शुगर लेनी है तो मुझे 1 ग्राम क्वांटिटी वाला वेट भी नहीं चलेगा, उसमें मुझे मिलीग्राम का वेट लेना पड़ेगा। ये 1 ग्राम है, और 1 ग्राम का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/1000, तब जाके मुझे मिलीग्राम मिलेगा, तब जाके मिलीग्राम मिलेगा। तो एक कंपैरिजन है पहले तो एब्सोल्यूट मास किसी का पॉसिबल नहीं है। आप आपका वेट करने चाहो तो आपको दूसरे मास अथवा तो वेट के साथ कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अब जैसे मास छोटा हो जाता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये रूटीन में जब हम किलोग्राम, ग्राम, वो यूनिट यूज कर रहे हो, यूनिट यूज नहीं कर सकते। अब इससे भी कोई नीचे जा रहा है कि भाई आपको 1 मॉलिक्यूल्स
अथवा तो 1 एटम ऑफ कार्बन अथवा तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। मतलब किसी को मालूम हो गया कि शुगर में कार्बन है तो मुझे 1 कार्बन का वेट चाहिए, तो अब ये ग्राम किलोग्राम वाली क्वांटिटी यूज नहीं होने वाली, तो इसके लिए नया स्केल चाहिए जो एटम का मास हमें समझा पाए, और इसके लिए साइंटिस्टों ने नया एटॉमिक स्केल डिसाइड किया विच इज नोन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट स्केल, AMU scale, which is known as atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट स्केल हमें डिसाइड करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से बात कर रहे हैं, तो 1 kg शुगर लेनी है तो उससे हमें जो स्टैंडर्ड किया हुआ है उसके जो कॉपीज है वो वेट हमें यूज करना पड़ेगा, और ऐसे कोई भी मास ले लो तो इसका एब्सोल्यूट मास पॉसिबल नहीं है, कंपैरिजन करते हैं, और विच इज नोन एज रिलेटिव मास। ऐसे मास को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मास। अब बात है एटम छोटा है, बहुत छोटा है, और छोटा एटम के मास को हम इससे ग्राम किलोग्राम मिलीग्राम से डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमें नया यूनिट चाहिए उसके मास को डिसाइड करने के लिए, और हमें ए मास साइंटिस्टों ने AMU डिसाइड कर दिया। और नया स्केल जो है जिसके हम डिटेल में बात करेंगे, एटॉमिक मास पर एटॉमिक मास यूनिट विच इज डिनोटेड बाय AMU। अब इसके लिए जैसे यहाँ पे 1 kg मास एज अ स्टैंडर्ड डिसाइड किया एज अ स्टैंडर्ड, और हमने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे 1 AMU होता तो 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास वो भी डिसाइड करना था, तो उस टाइम पे वाटर का एनालिसिस करके, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, वाटर का एनालिसिस कर लिया, और वाटर के एनालिसिस के बाद उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन मिले, और ये दोनों ऑब्जर्वेशन ऊपर से ऐसा डिसाइड हुआ कि भाई हाइड्रोजन का मास 1 एटॉमिक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट एक्सेप्ट करके हम दूसरे सब एटम का मास डिसाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करना था जिसको हम 1 यूनिट मास बोल पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस टाइम पे वाटर ले लिया और उसका एनालिसिस कर दिया, तो उसमें ऐसी चीज आई कि भाई देयर इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन present and 1 atoms of oxygen present in water। एक ए एनालिसिस करने के बाद ये बात सामने आई, और दूसरा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 88.89% और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन is a 11.19%। अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम दोज 2 ऑब्जर्वेशन it follows that mass of an atom of oxygen is 16, mass of atoms of oxygen is 16 times that mass of an atoms of hydrogen। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास था उससे ऑक्सीजन का मास, जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम हेवियर था। ये आप न्यूमेरिकल से एनालिसिस कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, इसके बाद भी हम कर लेंगे। ऑक्सीजन 16 टाइम हेवियर था देन मास ऑफ 1 एटम, एन एटम मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम से ऑक्सीजन 16 टाइम हैवी था।
तो इससे ये कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई हम अगर हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट एक्सेप्ट कर लो तो ऑक्सीजन का मास 16 हो जाएगा। रिलेटिव मास ऑफ an atom of oxygen is 16 units if we take mass of an atom of hydrogen as 1 unit। मतलब मैं हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट ले लूँ तो इसके रिलेटिव ऑक्सीजन का मास मुझे 16 यूनिट मिल जाएगा। तो एक आइडिया आ गया कि भाई अगर हाइड्रोजन को हम 1 यूनिट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे ऑक्सीजन का मास 16 मिल रहा है, तो दूसरे यूनिट का भी मास मैं ऐसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन को निकाल के सभी को अरेंज कर सकते हैं हम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन की जगह सब ले लेते हैं, well determined relative to mass of hydrogen atom as standard। जैसे हमने 1 kg प्लेटिनम इरेडियम का बना हुआ सिलेंडर का यूज कर लिया था, ऐसे में हाइड्रोजन को 1 यूनिट एक्सेप्ट कर लो और बाकी के मास को मैं डिसाइड करूँ तो देयर इज अ रिलेटिव मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। पर आगे जाके प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं ऑक्सीजन के 16 मास को, सब साइंटिस्ट कंपैरिजन करते रहते, तो ऑक्सीजन के मास उसको 16 यूनिट एक्सेप्ट करके चलूँ और हाइड्रोजन का 1 यूनिट एक्सेप्ट करके चलूँ तो 16 यूनिट से कंपैरिजन थी, वो बाकी एलिमेंट्स के जो मास है वो नियरेस्ट टू होल नंबर आ रहे थे। मतलब आइडियल ये था कि 16 यूनिट ऑक्सीजन का मास में एक्सेप्ट करूं तो हाइड्रोजन से वो बेटर था। तो एक टाइम ऐसा आ गया बीच में कि भाई एट वन टाइम देयर वाज अ केमिकल एटॉमिक वेट स्केल। Based on assignment of the value (16) to naturally occurring ऑक्सीजन। मतलब नेचर में से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसका एटॉमिक मास 16 एक्सेप्ट करके बाकी के रिलेटिव एटॉमिक मास ढूंढ के एक केमिकल एटॉमिक वेट स्केल बना दिया। दिस इज ओल्ड स्केल, केमिकल एटॉमिक वेट स्केल। ये पुराना स्केल है, पर इसके बाद सब मॉडिफिकेशन होते रहते।
तो इन 1961 वो स्केल चेंज हो गए। तो फिर इन 1961 IUPAC ने ऐसा डिसाइड कर दिया। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री selected the most stable isotope of carbon. Selected the most stable isotope of carbon, which is carbon 12, written as C12. कार्बन 12 आइसोटॉप है एज स्टैंडर्ड आइसोटॉप एज स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द एटॉमिक मास of various elements. अब उन्होंने मतलब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं, जो पूरे केमिस्ट्री के रूल्स डिसाइड करती है ये लोग। तो IUPAC ने क्या डिसाइड किया कि भाई हमें जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मास लेना है वो स्टैंडर्ड एटॉमिक मास कार्बन के एक एटम का ले लो, उसको स्टैंडर्ड एटॉमिक मास सिलेक्ट कर दो। द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट, बाकी के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके डिसाइड करो। कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना डिसाइड करना है वो क्वेश्चन आ जाएगा फिर हमें। तो एक तो इसका कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है which is decided 12 atomic mass unit, उसको हमने 12 atomic mass unit डिसाइड कर दिया। तो द मास ऑफ C12 isotope was taken as 12 atomic mass units, उसको 12 एटॉमिक मास यूनिट एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक एटम कार्बन ले लो तो उसका एटॉमिक मास 12 यूनिट हमें लेना है और बाकी की कंपैरिजन इसके हिसाब से करनी। तो एक नया स्केल मिल गया, द न्यू केमिकल एटॉमिक मास स्केल आपको मिल गया, उसको हम AMU एटॉमिक मास AMU स्केल बोलते। क्या मिला हमें? न्यू केमिकल एटॉमिक मास स्केल। अब इसमें हमने किसको यूज किया? इन विच द रिलेटिव एटॉमिक मास of different atoms are expressed is atomic mass unit scale, which is known as AMU scale बोलते हैं। Today which is defined as U or which known as unified mass। इसको अब हम U से बता रहे हैं और इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं।
तो वन यूनिफाइड मास अथवा तो वन एएमयू किसको बोलेंगे? वन एएमयू, वन एटॉमिक मास पर यूनिट। चलो कार्बन का एक एटम, उसका मास हमने 12 एएमयू एक्सेप्ट कर लिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/12 इंटू 1/12 इंटू mass of one atom of C12 isotope, mass of C12, mass of one atom of C12 isotope। आइसोटोप क्या है? तो आइसोटोप बेसिकली है कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो 1 एएमयू आपको मिल जाएगा। अब इसके कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, जैसे आगे बात की थी भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का कंपैरिजन कर लिया था। तो इफ वी टेक द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, कैसे इन लोगों ने कंपैरिजन की होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एनालिसिस करो, तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे, उसमें उसका रेशियो निकाल दो। तो ये रेशियो इतना आ रहा था, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इज 1.33348 समथिंग अपॉन 1। ये मास रेशियो इतना था। अगर मैं उसको 12 एएमयू एक्सेप्ट कर लिया, तो ये दोनों को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे, 12/12। देन कार्बन इज अ 12 मास, कार्बन का मास कितना आएगा? 12 आएगा। इज इन दिस कंपैरिजन द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो ऑक्सीजन का मास 16 आएगा। तो ये मैं 1 एमयू से भी काउंट कर सकता हूँ, जिसके डिटेल में हम आगे बात कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम और कार्बन, मैग्नीशियम अपॉन कार्बन, तो जनरली मैग्नीशियम इज 2 टाइम हैवियर देन कार्बन। मैग्नीशियम कार्बन से डबल वेट है, तो मुझे उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कार्बन का मास हमने 12 एमयू एक्सेप्ट किया हुआ है। तो मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास एएमयू में मिल जाएगा। देन आंसर इज 24/12। देन मास ऑफ मैग्नीशियम, mg का मास कितना मिल जाएगा मुझे? 24 एएमयू। तो ये रिलेटिव मास हम ढूंढ सकते हैं। इस स्केल को हम एएमयू स्केल बोलते हैं, एएमयू स्केल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन, नॉन एलिमेंट हो सभी का हम कंपैरिजन करके एटॉमिक मास ढूंढ सकते हैं। अब लास्ट में कार्बन को ही क्यों एक्सेप्ट किया? तो इसके एक तो उस टाइम पे तो इंस्ट्रूमेंट इतने होंगे नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे जो कंपाउंड थे उसका एनालिसिस करके परसेंटेज निकाल के उसकी कंपैरिजन उन लोगों ने की होगी उस टाइम पे। पर कार्बन इज बेटर देन अदर एलिमेंट्स, कार्बन दूसरों से अच्छा था, क्योंकि वो काफी सारे रिजल्ट उसके प्रॉपर मिल रहे थे। और इसके बाद वी हैव लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें डिटेल में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कार्बन को ही क्यों एक्सेप्ट किया, इसकी बात करें। अब फिर से यही बात कर रहे हैं, तो 1 एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? तो इट इज द मास ऑफ एटम, इट इज द मास ऑफ एटम of an element expressed
in AMU. It is the mass of one atom of an element expressed in AMU. It's called atomic mass. ये पूरी तो AMU अभी बार बार बात हो रही है तो फिर से याद कर लो. एटॉमिक मास यूनिट 1 MU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट्स कॉल्ड 1 AMU. अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 AMU? तो वी नो 1 AMU हम कैसे लिखेंगे? तो 1/12 इंटू मास ऑफ one atom of sweet 12 isotope. Sweet 12 isotope. अब बेसिकली वी हैव लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट टुडे. हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, उससे 1 MU की वैल्यू ग्राम में अब मिल पाई है. तो 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, 10⁻24 ग्राम विच इज नोन एज 1 AMU. इतना ग्राम है और इतना ग्राम हम वेट नॉर्मली कर नहीं सकते. इज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर. डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीटर से उसको डिटरमाइन किया हुआ है. अब देखो ये एक्यूरेसी कैसे आ रही है. तो जैसे मैं 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूँ, 12 AMU की जगह मुझे ग्राम में वेट करना आता है, तो 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूँ. तो 12 ग्राम कार्बन में अब ऐसा मालूम हो गया कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे. तो एक एटम कार्बन का वेट कितना होगा? 1 एटम ऑफ कार्बन. तो ये वेट मुझे मिलेगा 12/6.022 इंटू 10⁻23. तो ये आंसर आ रहा है 2648 इंटू 10⁻23 ग्राम. अब ये वेट है 1 एटम ऑफ कार्बन का. अब मुझे इसके 12th इक्वल पार्ट करूं तो मुझे ग्राम में वेट मिल जाएगा, क्योंकि मास ऑफ ये फॉर्मूला है. तो इसके मैं 12th इक्वल पार्ट करूं देन द वैल्यू ऑफ AMU. तो AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? 1/12 1/12 इंटू mass of one atom of carbon 1.992648 into 10⁻24. Then the 1 MU weight is 1.66056 into 10⁻24 ग्राम. तो ये थियोरिटिकल वैल्यू है, विच इज थियोरिटिकल वैल्यू जो आ रही है. और तो ये जो वैल्यू आ रही है वो स्पेक्ट्रोमीटर से ली हुई वैल्यू है, और ये जो वैल्यू अब इसके बाद आ रही है वो हमने थियोरिटिकल वैल्यू ली हुई है. तो बोथ वैल्यू आर सिमिलर, दोनों वैल्यू इक्वल है. दोनों वैल्यू कैसी है? इक्वल है. तो इसकी वजह से कार्बन 12 इज बेटर देन अदर एलिमेंट्स. तो कार्बन 12 के एलिमेंट्स को हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड एलिमेंट एक्सेप्ट करके बाकी के एलिमेंट के मास ढूंढ लिए. थैंक यू.